जी, आज न्यू टॉपिक दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यू चैप्टर। एनिमल बॉडी में दो तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है, एक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है और दूसरा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दो लेवल का कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। ये कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाकर काम करना, क्योंकि बॉडी में कोई भी एक सिस्टम अपने आप में अकेले सक्षम नहीं है कि आपको लिविंग कंडीशन आपकी मेंटेन कर सके। इसलिए एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप होता है और आपस में तालमेल बैठाना उचित होता है, ठीक है। तो इसी का जो ये कोऑर्डिनेशन है, इसमें हम दो स्टडी करेंगे, एक न्यूरल लेवल पर और दूसरा केमिकल लेवल पर, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट इज आल्सो नोन एज, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन, also known as point to point coordination। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जैसे सपोज करो कि आपके पैर में चोट लगती है। अब पैर के चोट को रियलाइज करने का जो सेंटर होता है, जिसको हम पेन सेंटर कहते हैं, वो आपके ब्रेन में है। तो निश्चित रूप से अंगूठे में चोट लगी है और फील कहाँ पर हो रहा है? आपके ब्रेन में फील हो रहा है। तो ये एहसास कराने वाला जो सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेशन है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। वन पॉइंट इज इन दैट आर्गन, जैसे आपके अंगूठे में है, और दूसरा जो पॉइंट इसका है जो इसको रेगुलेट करेगा, वो आपके ब्रेन में बैठा हुआ है। रास्ते में कितने भी आर्गन्स हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी इस उंगली को कोई छूता है तो इसके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं ब्रेन को कि आपको कोई छू रहा है। जैसे आप बैठे हुए अचानक आपकी उंगली में कोई पिंच वो देता है, तो वन पॉइंट जहाँ की आपको सेंस रिसीव हो रहा है वो ये है, स्टिमुलस रिसीव हो रहा है, और इसको रियलाइज करने के लिए जो सेंटर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बैठा हुआ है वो एक पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो बॉडी में आपके वायरिंग होती है, जो वायर सिस्टम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक। तो ये जो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन है, आल्सो नोन एज द नर्वस सिस्टम, इसी को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब नर्वस सिस्टम पर हम डिटेल करें इसके पहले दूसरा भी सिस्टम जान लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अदर कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। अदर कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम इन बॉडी, it is also known as chemical control and coordination। chemical control and coordination, this is also known as cell to cell coordination। अब यहां पे हमने टर्म केमिकल यूज किया है। कुछ खास प्रकार के केमिकल्स होते हैं दैट हैव द रेगुलेटरी इफेक्ट ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम्स। आपके शरीर के जो सिस्टम्स हैं जो काम कर रहे हैं, उन पर कंट्रोलिंग एक्शन होता है इनका। ये बॉडी के कुछ खास प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स ये क्लासिकल हार्मोन्स होते हैं, क्लासिकल हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये कुछ खास प्रकार के केमिकल्स होते हैं बॉडी में। फेरोमोन्स, इस तरह से ये तमाम प्रकार के जो बॉडी में सेक्रीट होने वाले केमिकल्स होते हैं, ये आपकी बॉडी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो इसे, चूंकि ये
केमिकल्स होते हैं तो ये डिफ्यूजिबल होते हैं और सेल टू सेल इनका एक्शन होता है, और स्पेसिफिक प्रकार के जो एक विशेष प्रकार के जो केमिकल होते हैं उनके लिए हमारी बॉडी सेल सरफेस पर स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी केमिकल किसी भी सेल पर कार्य कर ले ऐसा नहीं है, उसके लिए एक विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। इसकी चर्चा हम एक अगले चैप्टर में करेंगे जिसका नाम होगा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। हम वहां पर डिस्कशन करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे इस समय इस चैप्टर के साथ रखने का केवल मकसद यही था कि हम आपको बताएं कि आपकी बॉडी में दो प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इनमें जो बेसिक डिफरेंसेज हैं जरा उन्हें जान लीजिए आप। बेसिक डिफरेंसेज ये है कि जो आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये फास्ट वर्किंग मोड में होता है, ये तेज काम करता है, परंतु इसका एक्शन शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े समय के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पे जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज फास्ट वर्किंग। ये तेज काम करता है, बट इट्स इफेक्ट इज शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए होता है, इसका प्रभाव ज़्यादा देर तक नहीं होता नर्वस सिस्टम का। यानी कि स्टिमुलस आपको प्राप्त हुआ, उसके बाद रिस्पांस जनरेट हुआ और फिर इसके बाद इसका काम तमाम हो जाता है। इस तरीके से ये फास्ट वर्किंग मोड में होता है, लेकिन इसका इफेक्ट थोड़े समय के लिए ही होता है, ठीक है। वहीं पर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो ये स्लो एक्टिंग होता है, बहुत तेज काम। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो फास्ट वर्किंग में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उनका प्रभाव देर से दिखाई देता है, परंतु दिखता जरूर है, और एक बार जब प्रभाव होता है तो कुछ का तो थ्रू आउट लाइफ इफेक्ट रहता है। जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में ग्रोथ करने के बाद अगर उसका काम खत्म होता है तो ग्रोथ तुरंत खत्म थोड़ा ना हो जाती, ग्रोथ बन गई, आप 6 फीट के हो गए तो हो गए। अब ये क्या है कि इसका दूरगामी परिणाम होता है। एंड्रोजन हार्मोन है, पुरुष में दाढ़ी चेहरे पर आ गई तो आ गई, अब आ गई तो फिर तुरंत खत्म थोड़ा हो जाएगी, वो रहेगी, थ्रू आउट लाइफ रहेगी। तो ये क्या है, इसका इफेक्ट लंबे समय तक होता है, ड्यूरेबल होता है। अब इनमें से भी कुछ हार्मोन्स फास्ट वर्किंग होते हैं, कुछ हार्मोन्स स्लो वर्किंग होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे जब हम चैप्टर विशेष में आएंगे। तो दो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर हो गया कि जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ये हाईली स्पेसिफिक होता है, यानी कि जिस ऑर्गेन पर इसका असर दिखना है वहीं दिखेगा। हार्मोन्स में क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि बॉडी की सभी सेल्स पर उनका इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि बॉडी की स्पेसिफिक सेल पर उनका इफेक्ट होता है, जिस पर कि उनके लिए रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर में आते हैं और बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का क्या है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन पर चर्चा करें, इसके पहले हमें ये जान लेना है कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसे करना क्या है हमारे शरीर के अंदर। आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम के 3 प्रमुख काम हैं, 3 मेन फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन, तो इसके 3 मेन फंक्शन है नर्वस सिस्टम के। पहला है टू रेसीव द स्टिमुलस, द सेकंड वन टू जनरेट द रिस्पॉन्स, जिसे हम नर्व इंपल्स कहते हैं। पहला काम हो गया कि स्टिमुलस को प्राप्त करना है, दूसरा काम है कि स्टिमुलस प्राप्त करने के बाद इनको रिस्पॉन्स देना है, एंड द रिस्पॉन्स इज टू जनरेट द नर्व इंपल्स। एक विशेष प्रकार का यहां पर इंपल्स जनरेट होगा, पोटेंशियल बनेगा, उस पर चर्चा करेंगे अभी। और तीसरा ये होता है कि जो नर्व इंपल्स बन गया है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, टू ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स from one point of the body to other। ये है आपके नर्वस सिस्टम का 3 काम है। पहला स्टिमुलस प्राप्त करना, दूसरा नर्व इंपल्स प्रोड्यूस करना,
और तीसरा काम इस नर्व इम्पल्स को जहां वो पैदा हुआ है वहां से लेकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना है। तो इस तरीके से ये 3 काम है, इन्हीं 3 कामों को ध्यान में रख करके नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया ये स्टिमुलस क्या होता है, व्हाट इज द स्टिमुलस। तो आपको मालूम है कि एनिमल या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक मेन और इसेंशियल कैरेक्टर होता है, दैट इज द कॉन्शियसनेस। मेन कैरेक्टर होता है। व्हाट इज द कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस मीन्स टू फील द थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग अराउंड यू एंड इनसाइड यू। आपके शरीर के अंदर हो रहे हैं या शरीर के चारों तरफ हो रहे हैं, इनको फील करना, इनको महसूस करना। यस, अब जैसे इस कमरे में भी आप बैठे हुए हैं, अचानक हम फैन चला दें तो आपको सर्दी महसूस होगी, मीन्स यू आर फीलिंग दैट, इट मीन्स दैट यू हैव द कॉन्शियसनेस, यू हैव द एबिलिटी टू रिएक्ट विद द सिचुएशन। जो सिचुएशन आपके चारों तरफ बन रही है उसके खिलाफ आप रिएक्ट करने की पावर रखते हैं, इट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। यही कॉन्शियसनेस है, यही चैतन्यता है। बात समझ में आ रही है? अब अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस है तो आप उन परिवर्तनों का आभास करते हैं, और यह जो परिवर्तन हैं, ये जो चेंजेज हैं आपके सराउंडिंग्स में हो रहे हैं या आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, इन्हीं चेंजेज को हम स्टिमुलस कहते हैं। एनी काइंड ऑफ चेंज in the surrounding of your body or inside the body is the stimulus to your body। आपके शरीर के लिए वो क्या है? स्टिमुलस है। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द स्टिमुलस, ये स्टिमुलस है क्या चीज, तो हम बोलेंगे कि एनी काइंड ऑफ चेंज, एनी काइंड ऑफ चेंज इन और सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में हो और इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, आपके शरीर के अंदर हो या शरीर के चारों तरफ किसी भी प्रकार का चेंज अगर हो तो हम उसे क्या कहेंगे? नोन एज स्टिमुलस। हम इसे स्टिमुलस कहते हैं। एनी काइंड ऑफ चेंज इन द सराउंडिंग और इनसाइड द बॉडी इज नोन एज स्टिमुलस। ठीक है, किसी भी प्रकार का चेंज अगर हमारे शरीर के अंदर हो रहा है या शरीर के बाहर, अब कह रहे हैं शरीर के बाहर, जैसे टेम्परेचर इस समय कम है, सर्दी का एहसास हो रहा है, अभी गर्मी होने लगे तो गर्मी का एहसास होगा, कोई आपको आवाज़ दे रहा, तो ये सब क्या होते हैं? जो आपके सराउंडिंग में होते हैं, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहलाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं आपको भूख लगी है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो ये क्या है? ये आपके शरीर का इंटरनल स्टिमुलस होता है। ठीक, तो जो शरीर के बाहर हो रहा है, इन सराउंडिंग, द स्टिमुलस इन सराउंडिंग, वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है। ये क्या होते हैं? इन सराउंडिंग्स। ये हमारे चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में होता है। लेकिन जो इंटरनल स्टिमुलस होता है इनसाइड द बॉडी, ये हमारे शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो बेसिकली स्टिमुलस की 2 कैटेगरी है, एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस और दूसरा होता है इंटरनल स्टिमुलस। अब चाहे स्टिमुलस एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, इनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है। स्टिमुलस की क्वालिटी अलग अलग होती है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस? तो अगर हम बात करें कि क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस ये क्या चीज है? क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस, तो हम बात करेंगे साहब, क्वालिटी इसकी इस तरह हो सकती है कि ये मैकेनिकल स्टिमुलस हो सकता है, थर्मल स्टिमुलस हो सकता है, ऑडिटरी स्टिमुलस हो सकता है, विजुअल स्टिमुलस हो सकता है, केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो सकता है। ये सब डिफरेंट प्रकार के स्टिमुलाई यहां पर लिस्ट किए गए हैं। मैकेनिकल, थर्मल, ऑडिटरी, विजुअल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप की स्टिमुलाई होती हैं। अब जैसे मैकेनिकल स्टिमुलस की बात अगर करें, नोट कर लो पहले, तो स्टिमुलाई यहां पर मैकेनिकल, थर्मल, ऑडिटरी, विजुअल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल,
दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाइज। अब जैसे हम बात करें कि मैकेनिकल स्टिमुलस, मैकेनिकल स्टिमुलस में जैसे आपको कोई प्रेशर दे रहा है, जैसे आपको किसी ने टच किया है, किसी ने धक्का मार दिया है, आप चल रहे हैं, पैर में ठोकर लग गया है, इस प्रकार के जो जर्क्स होते हैं इनको हम सामान्य तौर पर क्या मानते हैं, ये सब मैकेनिकल स्टिमुलस। एनी काइंड ऑफ जर्क, वो चाहे प्रेशर का हो, चाहे टच का हो, पैर में ठोकर लगने का हो, ये सारे विभिन्न प्रकार के जो कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से आपको लग रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, उनको हम मैकेनिकल स्टिमुलस कहते हैं। मैकेनिकल स्टिमुलाई एक्सटर्नल होते हैं, बाहर से लगते हैं। किसी ने आपको छू लिया, किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने आपको तमाचा मार दिया, आप दौड़ रहे हैं, पैर में ठोकर लग गया, ये जितने भी हैं ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं, मैकेनिकल। ठीक है। अब जैसे प्रेशर और टच के लिए जो, अब इनके लिए क्या होता है, अभी आते हैं इन पर। मैकेनिकल स्टिमुलस के बाद आता है थर्मल स्टिमुलस, टेम्परेचर का ज्ञान कराता है। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक हॉट के लिए होते हैं और दूसरे कोल्ड के लिए होते हैं। हॉट स्टिमुलाई एंड कोल्ड स्टिमुलाई। एक जो हॉट के लिए होते हैं उनको कैलो रिसेप्टर कहा जाता है, उसके लिए होते हैं जिम्मेदार, और जो ठंड के लिए होते हैं फ्रेजिडो रिसेप्टर, बता रहे हैं अभी हम आपको, उनको फ्रेजिडो रिसेप्टर्स कहते हैं। फिर बात आती है कि ऑडिटरी स्टिमुलस। तो यहां पर मैकेनिकल वाले में पहले लिस्ट कर लीजिए, जैसे टच है, प्रेशर है, एनी काइंड ऑफ जर्क है, इस तरह के जो स्टिमुलस होते हैं उनको। अब थर्मल स्टिमुलस में दो हो गए, कौन कौन से, इनमें से एक हो गया कोल्ड स्टिमुलस और दूसरा हो गया हॉट स्टिमुलस। ऑडिटरी जो होता है ये हियरिंग के लिए होता है, साउंड के लिए होता है। जैसे कि साउंड, कोई आपको आवाज दे रहा है तो ये क्या होगा, तो ये अगर कोई आपको साउंड दे रहा है, आवाज कर रहा है, तो अपने कान से सुनते हैं, तो ये ऑडिटरी स्टिमुलस होता है। विजुअल स्टिमुलस ये दृश्य ज्ञान कराता है ना। इसी तरीके से केमिकल स्टिमुलस भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है, इसमें टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड, भोजन का स्वाद पता करते हैं। विजुअल में क्या होता है कि हम कोई चीज देख रहे होते हैं अपनी आईज से। और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आपको पता है कि जैसे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, करंट लगती है आपको, तो इस तरीके से इतने प्रकार के स्टिमुलाई यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ध्यान रहे कि स्टिमुलस के स्पेसिफिक हमारी बॉडी में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। हर प्रकार के स्टिमुलस को एक ही रिसेप्टर बॉडी में रिसीव नहीं करता, तो यहाँ पर स्टिमुलाई बेस्ड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें टच, प्रेशर एंड जर्क, इन सबके स्टिमुलस आपकी स्किन के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, इन द स्किन। मैकेनिकल स्टिमुलाई को परसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो फॉर स्पेसिफिक स्टिमुलाई स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फाउंड। अलग अलग प्रकार की स्टिमुलाई के लिए बॉडी में अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फाउंड फॉर स्पेसिफिक स्टिमुलाई, स्पेसिफिक स्टिमुलस इन द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रकार के स्टिमुलस के लिए विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब जैसे अभी यहां पर आपने बात किया कि मैकेनिकल के लिए, तो जैसे टच है, प्रेशर है, इन सब का रिसेप्टर कहां होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन, रिसेप्टर्स फाउंड इन स्किन। ये हमारे स्किन में पाए जाते हैं, इनके बारे में डिटेल जब रिसेप्टर पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे। फिर इसी प्रकार से जैसे थर्मल के लिए होते हैं, तो यहां पर हॉट स्टिमुलस के लिए कौन होते हैं, कैलो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स इन स्किन, ये भी स्किन में पाए जाते हैं, ये कैलो रिसेप्टर्स होते हैं। इसी तरीके से कोल्ड के लिए हमारी बॉडी के अंदर फ्रेजिडो रिसेप्टर्स होते हैं, फ्रेजिडो रिसेप्टर्स, ये कोल्ड सेंसेशन के लिए होते हैं हमारी बॉडी में। इसी तरीके से साउंड के लिए हमारी बॉडी में ईयर्स होते हैं, इन्हें हम फोनो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, फोनो रिसेप्टर्स, जो आवाज को सुनते हैं। फिर इसी तरीके से विजुअल रिसेप्टर्स,
विजन के लिए आईज होती हैं बॉडी में। इसी तरह से केमिकल्स रिसेप्टर्स के लिए टेस्ट ऑफ फूड पता करते हैं, इनको हम गस्टैटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। गस्टैटो रिसेप्टर्स क्या काम करेंगे? ये भोजन के स्वाद का ज्ञान कराते हैं। टेस्ट ऑफ द फूड, टेस्ट ऑफ द फूड, ये भोजन के स्वाद का ज्ञान कराते हैं। इस तरीके से ये डिफरेंट प्रकार की स्टिमुलाई के लिए डिफरेंट प्रकार के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार का स्टिमुलस किसी भी प्रकार के रिसेप्टर द्वारा रिसीव नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये सब स्पेसिफिक होते हैं। अभी तक हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के पहले एस्पेक्ट पर, स्टिमुलस पर चर्चा किया है कि स्टिमुलस को प्राप्त करना है तो स्टिमुलस है क्या चीज़, ये हमने आपको बताया। स्टिमुलस बेसिकली दो तरह का, एक्सटर्नल इंटरनल होता है। फिर इसके बाद इसको हमने डिटेल क्लासिफाई किया और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल रिसेप्टर्स की चर्चा किया। बात समझ में आ गई? ये रिसेप्टर्स स्टिमुलस को प्राप्त करते हैं और आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पर स्थित होते हैं। अब कह रहे हैं कि स्टिमुलस की क्वालिटी चाहे जैसी हो, लेट द स्टिमुलस बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर होता है वो केवल एक होता है, और वो होता है जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। लेट द स्टिमुलस बी एनी टाइप, लेट द स्टिमुलस बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी प्रकार का हो, द रिस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, एक ही रिस्पॉन्स है, वो क्या है? इज टू जनरेट द नर्व इंपल्स। द रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू जनरेट द नर्व इंपल्स। किसी भी प्रकार का स्टिमुलस क्यों ना हो, लेकिन रिस्पॉन्स एक ही है। क्या करना है? टू जनरेट द नर्व इंपल्स। रिस्पॉन्स एक ही है, नर्व इंपल्स जनरेट करना। लिख लिया? अब चाहे वो आपको कोई धक्का दे रहा हो तब भी नर्व इंपल्स बॉडी में बनेगा। आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में नर्व इंपल्स बनेगा। आप अपना बहुत ही डिलीशियस फूड देख रहे हैं, बहुत जो आपको पसंदीदा भोजन, तो मुंह में पानी आ रहा है, वो भी नर्व इंपल्स के थ्रू ही होगा। सांप देख करके बहुत तेजी से भग जाते हैं, किसी पर अचानक क्रोधित हो जाते हैं, किसी पर अचानक प्रसन्न हो जाते हैं, है कि नहीं? किसी को हेट यू एंड किसी को डैश डैश यू, ये सब जो तमाम बातें कहते हैं, ये सब भी किसके थ्रू होते हैं? सारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हैं। बहुत ही मस्त चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा आपको, है कि नहीं? तो ये डिफरेंट प्रकार के जो स्टिमुलस होते हैं, आप जो इनको फील करते हैं, ये सारे जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर से होते हैं, बट द रिस्पॉन्स इज सिमिलर, दैट इज टू जनरेट द नर्व इंपल्स। आपकी बॉडी के अंदर एक करंट जनरेट होती है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? मिस्टर राहुल कुमार कौन है? तुम हो? कल नहीं आए थे तो तुम्हें आज का वीडियो मिला था? कल का वीडियो लेक्चर, हाउ यू मैनेज? बालक, दरवाज़ा बंद कर लो, मुझे लगता है कि अब नहीं आएंगे वो लोग, तो दरवाज़ा बंद कर लो उठ के। हैं? कल नहीं आए थे? मोबाइल नहीं लिए? अच्छा, बहुत सतयुगी बच्चा है। आजकल जिसके पास मोबाइल नहीं, समझो सतयुग में जी रहे हैं और बहुत खुश, बहुत ही प्रसन्नचित। अब आप लोग आपस में चाहे जो बात करो, लेकिन मोबाइल जिसके पास नहीं, आज की दुनिया में सबसे खुशहाल प्राणी वही है कि नहीं? तब तो आपको मिस नहीं करना चाहिए लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं है, पढ़ाई के अतिरिक्त जीवन में कोई काम नहीं हो सकता इधर अभी आपका, है ना? चलिए फिलहाल आइए, कह रहे हैं कि लेट द स्टिमुलस बी ऑफ एनी टाइप, द रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू जनरेट द नर्व इंपल्स। एक ही रिस्पॉन्स ये जनरेट कर रहा है और इसका काम है क्या? कि नर्व इंपल्स जनरेट करना। तो पहला काम हो गया स्टिमुलस को रिसीव किया, और दूसरा काम हो गया क्या? नर्व इंपल्स को जनरेट कर दिया। और तीसरा काम क्या होगा? तीसरा है कि जब करंट बन गई है तो इसको, भाई बॉडी में पोटेंशियल बन गया, तो पोटेंशियल अगर बन गया तो हाई पोटेंशियल टू लो करंट फ्लो करेगी। यही पढ़ा है ना आपने भाई? इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यही पढ़ा है कि हाई पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो,
है ना, टंकी में पानी ऊपर रखा हुआ है, बाथरूम में नीचे बैठोगे तो ऊपर से पानी नीचे आएगा, नीचे से पानी ऊपर नहीं जाएगा। फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो मूवमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ढलान पे खड़े हो जाओ ऊंचाई पर और ढलान पे रहो और साइकिल का ब्रेक छोड़ दो तो वो आपको लेकर के सन 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 नीचे आएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी है उसकी। बात समझ में आ गया ना? तो यही पोटेंशियल एनर्जी की बात हमें अपनी बॉडी के अंदर करना है। जो पर्सन्स, जो बंदे डेड हैं, उनकी बॉडी में कोई पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि नर्वस सिस्टम उनमें होगा असरदार जिनकी बॉडी में कॉन्शियसनेस होगी, और कॉन्शियसनेस जिनमें है वो लिविंग है, और जिनमें कॉन्शियसनेस नहीं है वो नॉन लिविंग है। मीन्स द कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपसे पूछा जाए लिविंग कौन है, कह दो इसेंशियली उसमें कॉन्शियसनेस होना चाहिए। दो प्रकार का कॉन्शियसनेस होता है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, एक केवल कॉन्शियसनेस होता है। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो ह्यूमन में होता है, और जो कॉन्शियसनेस होता है वो पेड़ पौधों में होता है। अगर पानी आप नहीं देंगे तो विल्टिंग शुरू हो जाएगी। अगर उनमें किसी मिनरल की डेफिशिएंसी है तो दे आल्सो शो द सिम्टम ऑफ दैट। तो उनमें पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। जैसे पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो किसान समझ जाता है यूरिया खाद की जरूरत है। व्हाट डू मीन बाय यूरिया? यूरिया इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो दीज प्लांट्स आल्सो शो द डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मिनरल। इट इज द एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस, राइट? एंड इन एनिमल्स आल्सो। तो सभी प्रकार के प्राणियों में कॉन्शियसनेस होती है। किसी भी सिचुएशन को फील करना ये कॉन्शियसनेस कहलाता है। अब कहते हैं जो व्यक्ति कोमा में होते हैं उनका क्या है? तो उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन उनका हार्ट पंप कर रहा है। हाँ नहीं, जो व्यक्ति कोमा में है उसको डेड मान लेंगे क्या आप? अगर कॉन्शियसनेस जीरो है इसका मतलब उसको डेड मानिए, फिर उसको डेड मानिए ना। ये जैसे ही रखा है, ये मेज है, ये डेड है, इसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को तो नरिशमेंट चाहिए ना, न्यूट्रिएंट चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों? इसका मतलब यह है कि सर्टेन लेवल पर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। अरे भाई, मेटाबॉलिज्म क्या है? बिना कॉन्शियसनेस मेटाबॉलिज्म चलेगी क्या? बिना कॉन्शियसनेस के मेटाबॉलिज्म चलेगी? आपको न्यूट्रिएंट बाहर से ना दिया जाए, कोई भी मिनरल हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको पानी ना दिया जाए, साइटोप्लाज्म ड्राई हो जाएगा। जो व्यक्ति कोमा में है यूरिन डिस्चार्ज करता है कि नहीं करता है? फीकल मैटर डिस्चार्ज करता है कि नहीं करता? बस अनकॉन्शियस वे में डिस्चार्ज करता है। इसका मतलब यह हो गया कि उसकी जो बेसिक नीड है वो सेटिस्फाई हो रही है। बॉडी में जो सेल्स हैं, क्योंकि आपको पता है, बात सुनिए ध्यान से, आपस में बात मत करो, जो सेल्स हैं अगर ये डेड हैं तो किसी भी डेड सेल को बॉडी के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। वो बॉडी के सरफेस पर तो रह सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर अगर है तो सेल डेब्रिस बनकर, पस बनकर बाहर ही आएगा। इसलिए फुंसियां होती हैं। कोई डेब्रिस आपकी स्किन के नीचे डिपॉजिट हो रहा है तो निकल के बाहर आएंगी। किसी भी डेड सेल को आपकी बॉडी के अंदर रहने का राइट नहीं है। समझ गए ना? तो इसीलिए जो भी सेल्स डेड होती हैं, आपकी स्किन की बाहरी लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस है उस व्यक्ति में। यही तो डिफाइन किया गया है किसमें? एनसीईआरटी में, कि सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो जिंदा रहने की कल्पना ही मत करिए। समझ गए? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें सेल है वो लिविंग है, जिनमें कॉन्शियसनेस है वो लिविंग है। और सेल लिविंग अगर है तो 110% उसमें क्या चल रहा है? मेटाबॉलिज्म। तो तीन बातें होती हैं। समझ गए ना? क्या? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम जरूरी है सनम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म जरूरी है, और मेटाबॉलिज्म चल रही मींस कॉन्शियसनेस है, आप लिविंग हैं। यहां से उंगली को काट करके अलग रख दो तो अब कटी हुई फिंगर आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब तक उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट बना है तब तक उसमें मेटाबॉलिज्म मेंटेन है। इसीलिए कटी हुई उंगली जोड़ देता है डॉक्टर। कैसे जोड़ देता है? क्योंकि वो उंगली डेड नहीं थी। डेड चीज को आपकी बॉडी में हम जोड़ नहीं सकते। लिविंग को दूसरे के शरीर से किडनी निकालकर दूसरे के शरीर में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो शरीर से संबंध तो खत्म हो गया, इसका मतलब किडनी डेड है? जी नहीं। उनकी सेल्स जब तक उनकी बेसिक नीड सेटिस्फाई होगी वो मरेंगी नहीं। स्पर्म होता है, क्रायो प्रिजर्व करके रख देते हैं, कईयों साल तक पड़ा रहता है लिक्विड नाइट्रोजन में, तो वो डेड होता है? नो, कभी डेड नहीं होता। उसमें कॉन्शियसनेस, वो लिविंग सेल है, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन अगर वो सेल लिविंग है तो कॉन्शियसनेस तो है, उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए। उतना बेसिक नीड, बेसिक लेवल पर वो रहता है उसका मेटाबॉलिज्म, डेड नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब ये सारे सिस्टम्स को चलाने के लिए हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है। अब क्वेश्चन ये है कि नर्वस सिस्टम के ये कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और नर्वस सिस्टम कौन से एनिमल में नहीं होता और किस में होता है। जिनमें नहीं होता क्या वो जिंदा नहीं होते? क्वेश्चन ये है
कि जिनमें नर्वस सिस्टम नहीं है क्या वो जिंदा नहीं रहते? तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम के ना रहने पर कौन कौन से एनिमल जिंदा हैं। हम ये कह रहे हैं कि बॉडी की नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, तरीका चाहे जो हो। अब अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता जा रहा है तो नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और अगर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ये तो इस पर डिपेंड करेगा कि आप किसी भी एनिमल की लाइफ स्टाइल कैसी है और उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इस आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि नर्वस सिस्टम पाया जाएगा या नहीं होगा। अब जैसे बात कर लीजिए आप फाइलम प्रोटोजोआ में किसी भी एनिमल में नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो वेदर दे आर लिविंग और डेड, दे आर लिविंग विदाउट नर्वस सिस्टम। तो व्हाट रोल नर्वस सिस्टम गोइंग टू प्ले? टू एस्टेब्लिश द कोऑर्डिनेशन, बट देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्रोटोजोआ एज द बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली। शरीर तो एक ही सेल का है, कोऑर्डिनेशन किससे एस्टेब्लिश करेंगे? अरे इस कमरे में आपको अकेले बैठा दिया जाए और दूसरा साथी यहां नहीं, बात किससे करेंगे? किससे कोऑर्डिनेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप तो अकेले हैं। तो अगर बॉडी प्रोटोजोआ की अकेले है, जैसे अमीबा है, तो किससे कोऑर्डिनेट करेगा? लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस है, भले नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस अपनी इंडिविजुअल सेल के लेवल पर है, वो इंटरैक्ट करता है सिचुएशन को, वो उसमें थिग्मोटैक्टिक बिहेवियर होता है। आप टच करेंगे या भाई बाहर जाएगा, लाइट मारेंगे नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, तो कॉन्शियसनेस है कि नहीं है? तो कॉन्शियसनेस कैन बी एस्टेब्लिश विदाउट नर्वस सिस्टम, यू नो, बिकॉज द बॉडी इज वेरी सिंपल, देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन विद अदर, एवरीथिंग हैपनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सिंगल सेल। सब कुछ हो रहा है लेकिन वो एक ही सेल के लेवल पर हो रहा है। बात समझ में आ गई? प्रोटोजोआ में कोई नर्वस सिस्टम नहीं, लिखें तो प्रोटोजोआ में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। यहां तक कहां तक हो गया था कि नर्वस सिस्टम को तो जनरेट द नर्व इम्पल्स, और एक ही काम होता है कि नर्व इम्पल्स से जनरेट करता। अब आइए और देखें कि नर्वस सिस्टम किनकी बॉडी में नहीं है। तो हमने आपको बताया कि प्रोटोजोआ में नर्वस सिस्टम नहीं है। इन प्रोटोजोआ नो नर्वस सिस्टम, इन प्रोटोजोन्स नो नर्वस सिस्टम, नहीं है नर्वस सिस्टम। क्यों नहीं है? सिंगल सेल, नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक ही सेल सारा काम कर रही है तो वो किससे तालमेल बैठाएगी? तालमेल बैठाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने इन्वायरमेंट से तालमेल बैठाती है, अपने लेवल पर कर लेगी एक ही सेल। अब बात करेंगे हम इन पोरीफेरा। कहां पर बात कर रहे हैं? पोरीफेरा में बात कर रहे हैं। यहां पर भी क्या है? नो नर्वस सिस्टम। क्यों नहीं है भैया? कह रहे हैं इनका शरीर तो थोड़ा बड़ा है लेकिन सारा काम कैनाल सिस्टम कर देता है। यहां पर भी कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। किसमें नहीं है? पोरीफेरा में नहीं। सेल ग्रुप है यहां पर, लेकिन सेल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से हम कहते हैं कि यहां टिश्यू नहीं है। बता चुका हूं आपको। तो यहां पर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं, ऑर्गेन है ही नहीं है। अब बात करेंगे इन सीलेंट्रेट्स, यहीं से स्टार्टिंग होती है। इन सीलेंट्रेट्स, यहीं से नर्वस सिस्टम स्टार्ट हुआ। नर्वस सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहीं से नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बन रहा है कि नर्वस सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहीं से नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सीलेंट्रेट का फॉर एग्जांपल जैसे हम हाइड्रा की बात करें तो इसकी बॉडी में नर्वस सिस्टम किस प्रकार का होता है? तो जो पहला नर्वस सिस्टम था वो सेल्स थी और इनका नेटवर्क था, नॉन पोलर न्यूरॉन्स थी। क्या थी ये? अब कहेंगे कि इन विच फॉर्म द नर्वस सिस्टम ओरिजिनेटेड इन सीलेंट्रेट्स, तो बोलेंगे कि नर्वस सिस्टम ओरिजिनेटेड इन सीलेंट्रेट्स, नर्वस सिस्टम originated in coelentrates in the form of non-polar neurons। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल बनता है, अंडरलाइन। नॉन पोलर न्यूरॉन्स होती हैं ये। तो सीलेंट्रेट्स में नर्वस सिस्टम पहली बार उत्पन्न हुआ और किस रूप में था?
नॉन पोलर। ये नॉन पोलर क्या होता है हम चर्चा आगे करेंगे अभी कि नॉन पोलर्स क्या होते हैं ये। तो ये नॉन पोलर न्यूरॉन्स हैं, लिखा। अब बात करेंगे जब ओरिजिन यहां से हो गई तो आगे जितने भी एनिमल्स हैं इन सभी में नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आइए चर्चा इन पर करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, अब इसे मिटा रहे हैं सारा, लिख लिया? एनी क्वेश्चन? नो। द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स में तो एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है CNS, जिसमें कि ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट जो यहां पर है वो रिसेप्टर है। जो तीसरा कंपोनेंट है यहां पर ये है इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन्स, ये तीन कंपोनेंट हैं। इनका काम क्या है? रिसेप्टर्स receive the stimulus, what is denoted here as S for stimulus। तो इस प्रकार से जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? स्टिमुलस को रिसीव करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं इनका काम क्या होता है? दीज कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ CNS। ये क्या काम करेंगे? कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आदेश का पालन करते हैं। ये तीन कंपोनेंट आपके सामने हैं। क्या कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हुआ इन तीनों में? कहां हुआ? सब अलग अलग हैं एक दूसरे से, कोई इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अभी नहीं है जब तक इनको हम कनेक्ट नहीं करेंगे। अब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरलेस सिस्टम नहीं होता बल्कि वायर्ड सिस्टम होता है। तार होते हैं जो कनेक्ट करते हैं इनको, इन तारों को नर्व्स कहा जाता है, ठीक। तो इनको कनेक्ट करने वाली जो नर्व है जो यहां से जा रही है ये इंफॉर्मेशन को लेकर जाती है, और जो इंफॉर्मेशन होता है दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। ये इसको हम बोलते हैं सेंसरी फाइबर। सेंसरी फाइबर ये जो है लेके क्या जा रही है? स्टिमुलस जब यहां प्राप्त हुआ तो क्या जनरेट हो गया? नर्व इंपल्स। और ये नर्व इंपल्स को, नर्व इंपल्स बोले तो इंफॉर्मेशन, संदेश, इंफॉर्मेशन। जो स्टिमुलस से यहां पर नर्व इंपल्स बना है, ये नर्व इंपल्स इंफॉर्मेशन के रूप में कहां जाएगा? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पेश किया जाता है। और लेके जाता कौन है? इट इज द सेंसरी फाइबर। इट इज ऑल्सो नोन एज द एफरेंट फाइबर। सेंसरी फाइबर का दूसरा नाम क्या है? एफरेंट फाइबर। फाइबर अभी समझिए, नर्व फाइबर मत कहिए, इनको हम एफरेंट फाइबर्स कह रहे हैं। आगे चलकर हम नर्व फाइबर जब समझा लेंगे कि ये क्या है तो आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से रिसेप्टर्स स्टिमुलस को प्राप्त कर रहे हैं। स्टिमुलस प्राप्त करने पर यहां पर एक हलचल मचेगी, नर्व इंपल्स बनेगा। ये नर्व इंपल्स यहां से आगे चलेगा और किसके पास जाएगा? CNS के पास जाएगा। CNS में हमने दो ऑर्गन आपको दिखाया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये इस पर डिपेंड करेगा कि स्टिमुलस सामान्य है या अर्जेंट है। अगर स्टिमुलस अर्जेंट है तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड हैज टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड टू पास द ऑर्डर वेरी सून, क्विकली, विदाउट एनी एनालिसिस। सिचुएशन को टैकल करने के लिए इसके पास विचार विमर्श करने का समय ही नहीं है, इसलिए ये क्विक रिस्पॉन्स देता, तुरंत ऑर्डर पास करता है इफेक्टर ऑर्गन को। बात समझ गए? अगर अर्जेंट स्टिमुलस है तो। और अगर सामान्य स्टिमुलस है तो फिर ये ब्रेन को जाएगा, जहां हम सोच विचार करके, हालात की समीक्षा करके फिर एक्शन करते हैं, हाँ, कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अब अगर इंफॉर्मेशन है कि पैर के नीचे सांप है तो समीक्षा करने का मौका बिल्कुल नहीं है। हमने कहा भागो सांप है,
अब सांप है का मतलब क्या, अब इतना थोड़ी ना देखेंगे कि पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। अरे सांप सुनने के बाद ही आपको सांप सूंघ जाएगा, है कि नहीं, भगेंगे आप तेजी से, तुरंत भगेंगे। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का है। अचानक कहा कि अरे तुम्हारे पीछे बम है, फटने वाला है, भागो। तो ये सब ये सामान्य स्टिमुलस नहीं होते, ये अर्जेंट स्टिमुलस होते हैं। अब सामान्य स्टिमुलस कौन होते हैं? हमने कहा भाई पेन दे दो जरा, तो ये समझाएंगे। तो आप सोचेंगे पेन गुरुजी को दें कि ना दें। अच्छा कल जब आना तो किताब ले करके आना। तो ये क्या है? ये एक सामान्य स्टिमुलस है। तो इसमें सोच विचार करके, अच्छा किताब मांगे हैं, चलो कोनो बहाना बना देते हैं, किताब नहीं रख लेंगे तो देवे न करेंगे, बाद में पता नहीं क्या हो। तो ये क्या है? तो इस प्रकार से ये जो है, इस प्रकार का जो स्टिमुलस है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल स्टिमुलस। और नॉर्मल स्टिमुलस के लिए सोच विचार की जरूरत है, एनालिसिस, कॉम्प्रीहेंशन, है कि नहीं, ये सारी बातें होती हैं, वो ब्रेन से होता है। फिलहाल अभी हम इस आधार पर कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं कि हम किस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जा रहे हैं, बस इंफॉर्मेशन जा रही है। इंफॉर्मेशन जा रही है तो ऑर्डर पास हो रहा है। ऑर्डर किसके लिए पास होता है? इफेक्टर ऑर्गेन के लिए। इफेक्टर ऑर्गेन इज वर्किंग जस्ट लाइक अ सर्वेंट ऑफ ओनर, मालिक का सर्वेंट है जो उसके आदेश का पालन करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां पर एक मालिक है, और ये जो इफेक्टर ऑर्गेन्स है यहां पर, दीज आर ऑलवेज रेडी टू वर्क विदाउट मेकिंग एनी डिले, एंड दीज आर ओबीडियंट एंड नोन एज इफेक्टर ऑर्गेन्स। ये तुरंत हालात की संभालने की स्थिति में आ जाते हैं। तो इफेक्टर ऑर्गेन्स ब्रेन के आदेश का पालन करने के लिए तुरंत उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए लिखा है कि कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ सीएनएस, एंड दिस ऑर्डर कम्स टू इफेक्टर ऑर्गेन थ्रू अनदर फाइबर, एंड इट इज नोन एज द मोटर फाइबर। अदर नेम ऑफ दिस मोटर फाइबर इज इफरेंट फाइबर। आपने देखा कि रिसेप्टर ने स्टिमुलस को प्राप्त किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेकर आने वाली एक फाइबर है जिसका नाम सेंसरी फाइबर या एफरेंट फाइबर है। सूचना प्राप्त होने के बाद आदेश हो जाता है। इस आदेश को भी हम यहां पर लेकर इफेक्टर ऑर्गेन तक चलते हैं, लेकिन जो ये आदेश यहां पे आ रहा है, इट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। यानी कि किसी भी प्रकार की सूचना या आदेश का ट्रांसमिशन जो होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। और जो नर्व इंपल्स होता है एक प्रकार की करंट जनरेट करता है, करंट के रूप में आगे चलता है। तो आपने नर्वस सिस्टम के तीनों कंपोनेंट्स यहां पर देख लिया। फिगर में क्या आएगा? फिगर में आएगा द कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स, ये आएगा यहां पर, द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। लिख लिया सभी ने? अब आपके मन में एक फिगर बन गया होगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं। यानी कि पहला पड़ाव हमारा किसके लिए है? रिसेप्टर्स के लिए है। रिसेप्टर्स की चर्चा हम नर्वस सिस्टम में सबसे लास्ट में करते हैं। इन पर चूंकि ज़रा सवाल आने नहीं है आपसे, जितने आने चाहिए थे वहाँ लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद दूसरा जो पड़ाव है वो इस नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पर है। जब हम ये फंक्शन समझ चुके हैं कि स्टिमुलस को प्राप्त करना है, नर्व इंपल्स को जनरेट करना है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो यह काम करने में जो कुशल है उसी से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। आपको पता है कि हमारी बॉडी का निर्माण, इंडिविजुअल जो सबसे छोटी यूनिट है वो कौन है? दैट इज द सेल। मीन्स द नर्वस सिस्टम इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, बट दीज सेल्स आर नॉट सो सिंपल एज यू थिंक। इतनी आसान नहीं है इनके बारे, ये इनकी बनावट ही कुछ स्पेशल होती है, क्योंकि जैसा जिसका काम वैसा ही उसका स्ट्रक्चर होगा, काम के अनुसार स्ट्रक्चर होगा। गर्दन काटना है तो तलवार की जरूरत है या हथौड़ी की? तलवार की जरूरत है। हथौड़ी थोड़ा गर्दन काटेंगे, हथौड़ी से तो गर्दन को पीस देंगे, तोड़ देंगे, लेकिन गर्दन तलवार से काटी जाएगी। तो इसी प्रकार से काम किस प्रकार का है उसी के अनुसार उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि साहब नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, इनको हम नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स कहते हैं। केवल न्यूरॉन से ही काम नहीं चलेगा।
50% से थोड़ा कम न्यूरॉन्स होते हैं और 50% से ज़्यादा इनको सपोर्ट करने वाली सेल्स होती हैं जिनको न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। इस प्रकार से पूरे नर्वस सिस्टम का निर्माण करने वाली दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनमें से एक न्यूरॉन्स होते हैं और दूसरे न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। राइट डाउन, इसको मिटा देंगे, ये कंपोनेंट मिटा देंगे, क्यों भाई? ठीक है, चलिए। तो कह रहे हैं कि साहब नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं। दीज सेल्स आर नोन एज न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। द कंप्लीट नर्वस सिस्टम पहले तो ये जान लीजिए कि ये क्या होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल होता है। न्यूरल एक्टोडर्म किससे बना होता है? मेड अप ऑफ न्यूरल एक्टोडर्म। आपकी बॉडी में एम्ब्रायोनिक स्टेज में न्यूरल एक्टोडर्म डिफरेंशिएट होती है, न्यूरल एक्टोडर्म, और इसी से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। टू टाइप ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूट और नर्वस सिस्टम। और ये दो तरह की जो सेल्स हैं, इनमें से एक सेल का नाम है नर्व सेल, या इन्हीं को न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स अबाउट 50% होती हैं। ये पूरे नर्वस सिस्टम में इनका प्रोपोर्शन लगभग 50% होता है। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, इन्हीं को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of the nervous system. These are the structural and functional unit of our nervous system. ये हैं न्यूरॉन्स। इनका प्रपोर्शन कितना होता है? तो आधे से थोड़ा कम होता है, क्योंकि न्यूरोग्लियल सेल्स मोर देन 50% होती हैं। तो दूसरा ग्रुप जो यहां पर सेल्स का है वो कौन है? द सेकंड ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट इज न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स, दीज आर मोर देन 50%। मोर देन 50% प्रपोर्शन में ये होती हैं, और ये बेसिकली इतने प्रकार की होती हैं। इनमें से एक तो ओलिगोडेंड्रोसाइट है, दूसरी एस्ट्रोसाइट्स हैं, तीसरी स्वान सेल्स हैं, और चौथी है माइक्रोग्लियल सेल्स। इस तरह से 4 प्रकार की ये न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। 2 बेसिक टाइप की सेल्स होती हैं जो पूरा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। इनमें से पहला जो ग्रुप है वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होती हैं, और दूसरी होती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। ये 4 बेसिक टाइप की होती हैं: ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, स्वान सेल्स एंड माइक्रोग्लियल सेल्स। अभी हमने आपको लिखाया कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरल एक्टोडर्म का डेरिवेटिव होता है। एम्ब्रायोलॉजिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरल एक्टोडर्म, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। ब्रेन में पाई जाने वाली एक सेल जिसको हमने माइक्रोग्लियल सेल कहा है, हकीकत में ये मीजोडर्मल होती है ओरिजिन में।
इसलिए क्योंकि ये ब्लड की मोनोसाइट का मॉडिफिकेशन है। यानी जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं, दीज आर डिफेंस सेल्स फाउंड इन ब्रेन। एंड यू नो, मैंने आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बताया था कि जो मैक्रोफेजेज होती हैं वो मॉडिफाइड मोनोसाइट्स होती हैं। ठीक, ये मोनोसाइट्स ब्लड की हैं, ये माइग्रेटरी सेल्स होती हैं, तो नर्वस सिस्टम में कहां से आ जाती हैं? ब्लड स्ट्रीम से, डायापेडेसिस के थ्रू। यहां आने के बाद दीज स्टार्ट वर्किंग एज माइक्रोग्लियल सेल्स एंड देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द नर्वस सिस्टम फ्रॉम जर्म्स, कि यहां पर किसी भी प्रकार का इन्वेडर अगर है, कोई फॉरेन एजेंट है, तो उसे खाकर नष्ट कर देती हैं। तो इसलिए यहां पर केवल एक सेल, बाकी सारा स्ट्रक्चर एक्टोडर्मल है, बट इट इज द एक्सेप्शनल केस ऑफन आस्क्ड इन सर्टेन एग्जामिनेशंस। तो आप ये लिख सकते हैं स्टार लगाकर कि माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं, दीज आर मैक्रोफेजेज ऑफ ब्रेन, दीज आर द मैक्रोफेजेज ऑफ ब्रेन। ये हमारे ब्रेन की मैक्रोफेजेज हैं। दीज आर द मैक्रोफेजेज ऑफ ब्रेन, brain and other nervous tissues, brain and other nervous tissues, ब्रैकेट में कर लो, modified monocytes of blood, modified monocytes of blood, modified monocytes of blood, phagocytic in nature, modified monocytes of blood and phagocytic in nature। ये डिफेंस सेल्स होती हैं जो आपके ब्रेन में पाई जाती हैं। सभी मॉडिफाइड मोनोसाइट्स ऑफ ब्लड और फैगोसाइटिक इन एक्शन। फैगोसाइटिक का मतलब भक्षी कोशिकाएं होती हैं। आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार के जर्म का इंट्रोडक्शन होता है अगर, तो ये उसको खाकर नष्ट करती हैं और आपके ब्रेन टिश्यूज को, उसकी हिफाजत करने का काम इनका होता है। ये जितनी भी न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं, इनको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों नहीं कह रहे हैं? ये स्ट्रक्चरल यूनिट तो है लेकिन फंक्शनल यूनिट नहीं है। इनसे भी नर्वस सिस्टम बना हुआ है, लेकिन मेन कौन है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अगर पूछा जाएगा तो वो न्यूरॉन्स होती हैं, क्योंकि जो नर्व इंपल्स को जनरेट करना और इसको ट्रांसमिट करना, स्टिमुलस को रिसीव करना, ये सारा काम किसका है? नर्व्स। यानी कि जो ब्रेन नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है, वो सारा फंक्शन एग्जीक्यूट कौन करती हैं? न्यूरॉन्स करती हैं। इसलिए इनको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना गया है। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं, दीज आर सपोर्टिंग सेल्स। इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं और किस प्रकार से आपको ये सपोर्ट करते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर इन नर्वस सिस्टम एंड वी विल स्टार्ट बाय नेक्स्ट टर्न। और हम आपको डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन व्हाट वे दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, कैसे ये नर्व्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, ये सारी बातें होंगी, और फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। बस अब तो देखते जाइए, इस चैप्टर में मज़ा बहुत आएगा आपको। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगला लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।